सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का जो है एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, जो कि 3 अगस्त से स्टार्ट है। 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट है। तो उसी के लिए हम लोग हाल ही में टीसीएस द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को जो है डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले ग्रुप डी भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट और सारे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आप लोगों को सेम डेट पर मिल जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस चरमपंथी नेता ने प्रसिद्ध कृत गीता रहस्य की रचना की थी। यानी गीता रहस्य की रचना किस नेता ने जो है की थी। और इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करें अगर गीता रहस्य की, ये या फिर श्रीमद् भागवत गीता रहस्य की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने सन 1915 में बर्मा की मंडल जेल में कारावास के दौरान लिखा था। और यह पुस्तक भगवत गीता के कर्मयोग की व्याख्या करती है। यहाँ पर आपका बाल गंगाधर तिलक जो है डी ऑप्शन में मिल जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वैश्विक आयोजन ने सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण और विकास पर समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की शुरुआत की। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि 1972 में आयोजित किया गया था। और यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को समर्पित था और पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसने वैश्विक पर्यावरण एजेंडे की नींव रखी थी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में मिल जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण नहीं है। अब ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोड़ा चोलपुरम मंदिर, शोर मंदिर या फिर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोड़ा, चोलपुरम और शोर मंदिर, जिसको महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। जबकि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर मुख्य रूप से द्रविड़ शैली का शुद्ध या प्रमुख उदाहरण नहीं माना जाता है। यह अन्य क्षेत्रीय शैलियों के या नागरों के प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ पर आपका सिद्धेश्वर महादेव मंदिर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 4 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा, बायोमास, पवन ऊर्जा या फिर पेट्रोलियम। तो देखिए, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जिसके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इसका भंडार सीमित है। एक बार समाप्त होने पर इसे तुरंत पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। बाकी तीनों नवीकरणीय रिन्यूएबल स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, इनका नवीकरण किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोलियम का नहीं किया जा सकता है। इसलिए पेट्रोलियम ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के कुल जूट उत्पादन का लगभग 3/4 यानी जो है 3/4 हिस्सा उत्पादित करता है। अब वह कौन सा राज्य है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि भारत में जो जूट है, जिसको पटसन भी कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। और अनुकूल उपजाऊ मिट्टी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा और प्रचुर पानी के कारण अकेले पश्चिम बंगाल प्रदेश में कुल जूट उत्पादन का लगभग 3/4 यानी जो है 3/4 हिस्सा
देश का वहीं से तैयार होता है, उससे अधिक हिस्सा पैदा होता है। यहाँ पर आपका जो है पश्चिम बंगाल ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बल के लिए एसआई व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन है। ठीक है, एसआई मूल मात्रक का कौन सा संयोजन न्यूटन के तुल्य है, यानी न्यूटन के समान है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो न्यूटन के गति के दूसरा नियम है उसके अनुसार बल बराबर फोर्स और त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान का मूल मात्रक जो है वह किलोग्राम हो जाएगा और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो जाएगा, यानी मीटर प्रति वर्ग सेकंड। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो राज्यसभा सत्र की अध्यक्षता करना, क्षमादान और परिहार करना, संसद का आह्वान और सत्रावसान करना, अध्यादेशों को प्रख्यापित करना। देखिए जो राष्ट्रपति का वर्क होता है वह राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करना भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। जो राज्यसभा का सत्रों की अध्यक्षता करना है ये जो है उपराष्ट्रपति करते हैं, राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, वही, और राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के पास क्षमादान होता है। जैसे किसी को एग्जाम्पल के लिए फांसी दे दी गई तो उसको राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। संसद में सत्र बुलाने का कार्य होता है, अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो अध्यक्षता होती है सत्रों की वह उपराष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर अध्यक्षता वाला ऑप्शन आपका जो है राज्यसभा की सत्र की अध्यक्षता करना ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में कौन सा अनुच्छेद अप्रत्यक्ष रूप से दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना ये हाल ही में टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा लिए गए हैं। ये टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं जो आपके आने वाले किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 9 है यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो बाहर की प्राप्त कर चुका है, और यह अप्रत्यक्ष रूप से जो है एकल नागरिकता सुनिश्चित करता है और दोहरी नागरिकता को रोकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ये दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अक्टूबर 2025 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विरासत और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु सहायता की घोषणा की, और यह पहल किस योजना के अंतर्गत की गई। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जो है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन यानी पीएम विकास योजना के तहत इस प्रकार के उत्कृष्ट केंद्रों को सहायता देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर पीएम विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन में ही मिल जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पा के निचले शहर की सड़कों और गलियों में किस पद्धति से बनाया गया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। इसके निचले शहर की सड़कें और गलियों
को एक ग्रिड पद्धति से, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, जो एक दूसरे को लगभग समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी और शहर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। यहाँ पर 90 डिग्री वाला आपके पास जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं ग्रिड पद्धति। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन मिशन के लिए चयनित पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो देखिए, अंतरिक्ष अभी हाल ही में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए चयनित किए गए हैं, जिसमें से एक दिव्यांग का चयन हुआ है और वो उनका नाम है जॉन मैकफॉल। यूनाइटेड किंगडम के एक पूर्व पैरालंपिक धावक हैं, जिन्होंने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा पहले पैरा अंतरिक्ष यात्री यानी पैरा एस्ट्रोनॉट यहाँ पर थोड़ा सा व्यवहार्यता अध्ययन के हिस्से के रूप में चुना गया है। यहाँ पर आपका जो है UK राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा गया है कि शुद्ध प्रजननी लाल फूल वाले और शुद्ध प्रजननी सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच संस्करण के परिणाम स्वरूप एली लागत F1 प्रोजोनी गुलाबी फूलों वाली प्राप्त हुई। यह किस प्रकार की वंशागत का उदाहरण है। क्वेश्चन समझ में आया। लाल फूल वाले और जो है सफ़ेद फूल वाले शुद्ध प्रजननी पौधों के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप एली लागत F1 प्रोजनी गुलाबी फूल वाली प्राप्त हुई है। ये किसके कारण। तो देखिए, जब लाल और सफ़ेद फूल वाले पौधों के संकरण से मध्यवर्ती रंग गुलाबी प्राप्त होता है, तो इसे अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं और इसमें कोई भी एलील दूसरे पर पूरी तरह प्रभावी नहीं होता है, बल्कि दोनों का मिला जुला मिश्रण वाला लक्षण दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है आपका अपूर्ण डोमिनेंस राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 11 नंबर में कि कंप्यूटर शब्दावली में CD का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, डिजिटल डेटा स्टोर करने के संदर्भ में CD का पूर्ण रूप जो होता है, फुल फॉर्म, उसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है और यह एक ऑप्टिकल मीडिया है जिसमें डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क जो है डी ऑप्शन में राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि सुंदरबन के मैंग्रोव में वायुजनित सूक्ष्म प्लास्टिक यानी माइक्रो प्लास्टिक का पता लगाने वाला 2025 का अध्ययन किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। अलग अलग 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो देखिए, अगर बता दें आप लोगों को, तो सुंदरबन के जो संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनमें वायुजनित माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के स्तर और उनके प्रभावों का आकलन करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण शोध भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER यानी IISER कोलकाता के वैज्ञानिकों द्वारा संचालित किया गया था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, IISER कोलकाता की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को भारत के निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो देखिए, रेलवे कन्वेंशन कमेटी RCC संसद की एक तटस्थ समिति होती है। इसके सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी कहा जाता है, तो उनके द्वारा राज्यसभा के सभापति के परामर्श से, क्योंकि इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो उनके जो है मनोनीत या नियुक्त किया जाता है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष की मुख्य भूमिका होती है, यानी स्पीकर की मेन अहम योगदान होता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का।
सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुख्य भूमिका की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि CAA 2019 के अंतर्गत यदि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों ने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है तो वे निम्नलिखित में से किन देशों से होने पर उन्हें नागरिकता प्राप्त करने का पात्र माना गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है CAA है, वो उसमें 2019 के अनुसार 3 पड़ोसी देश, भारत देश के 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो कि ऑप्शन ए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा SDG NIF की 2025 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2016 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 22% से बढ़कर 2025 में कितने प्रतिशत हो गया है। तो आप लोगों को बता दें कि जो भारत की SDG है, राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बीमा, पेंशन आदि के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते भारत में सामाजिक सुरक्षा नेट का जो है दायरा पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 40% के स्तर तक पहुंच गया है, जो कि पहले 22% ही था 2016 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि 18 मार्च 2025 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी CSW का वार्षिक सत्र आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में ही आयोजित किया जाता है, जहां पर दुनिया भर के जो प्रतिनिधि हैं वह लैंगिक समानता पर चर्चा करने के लिए जुटते हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क USA, बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2025 एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, तो वर्ष 2025 के लिए प्रसिद्ध गणितज्ञ मस्तौसी कास्बियारा को उनके बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अग्रणी कार्य के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, शायद एक क्वेश्चन छूट गया, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो देखिए, MS वर्ड जो होता है एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग विशेष रूप से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, लेटर, रिपोर्ट आदि बनाने और एडिट करने के लिए किया जाता है। लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और BIOS एक सिस्टम फर्मवेयर है। तो यहाँ पर आपका MS वर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, सामुदायिक विकास की ओर ले जाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो हमारी विलेज रूरल वुमेन हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें लिंग विशिष्ट या उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल व्यावसायिक प्रशिक्षण,
कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सबसे प्रभावी दृष्टिकोण है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लिंग विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर यही बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है क्वेश्चन कि सीपीयू मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको सीपीयू का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है, और उसका जो मेन कार्य होता है वह कंप्यूटर में आने वाले डाटा को प्रोसेस करना होता है और कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों और गतियों को नियंत्रित करना होता है, कंट्रोल करना होता है। जैसे आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, आपके पास ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है, साथ में यहाँ पर आपका ये मान लीजिए माउस है, और ये दोनों आपके मॉनिटर से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर नीचे आपका सीपीयू भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जब आप कीबोर्ड और इधर मान लीजिए आपका प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका प्रिंटर रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए आपने माउस से या फिर कीबोर्ड से कमांड दिया, तो ये कमांड किसको जाता है, सीपीयू को जाता है। सीपीयू क्या करता है, उसमें प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट होता है तो यहाँ पर दिखाता है, और जैसे आपको प्रिंट आउट लेना है तो ये प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके आपको दे देता है। तो ये क्या करता है, मध्यवर्ती काम करता है। क्या, मध्यवर्ती काम करता है, बीच वाला, सेंट्रल वाला, जैसा कि नाम से ही पता है सेंट्रल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रोसेसिंग करता है और कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि चंद्रयान 5 के लिए किस प्रक्षेपण यान यानी लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि भविष्य के भारी और जटिल चंद्र अभियानों जैसे चंद्रयान श्रृंखला के आगामी मिशन के लिए भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk1H, जिसे अब LV-M3 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसके उन्नत संस्करणों का उपयोग तय किया जाता है जो भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, LVM-3, ठीक है। इसको ये दूसरा नाम है, बाकी GSLV Mk3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में मिल जाता है। इससे जो है चंद्रयान 5 और चंद्रयान के जो आगामी मिशन होंगे वो लॉन्च किए जाएंगे। इसी नेक्स्ट पूछा गया है UNDP का पूर्ण रूपेण यानी फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो इसका है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास नेटवर्क है जो देश में गरीबी मिटाने, असमानताओं को कम करने और सतत विकास हासिल करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर ए ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून किस पर बाध्यकारी है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 है, तो उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, तो उसके द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, यानी बाइंडिंग होता है। यह भारतीय न्यायिक प्रणाली की एकात्मक विशेषता को दर्शाता है। यानी कहा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उसका निर्णय जो है सर्वमान्य होता है, उसके बाद कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होता है। जितने भी देश में अपने भारत के भीतर हैं जो
न्यायालय सभी जो है इसके निचले स्तर पर आते हैं, इसीलिए इसका फैसला चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो देखिए यह प्रश्न सूची में पहले स्थान पर शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समीप स्थित है। तो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विस्तृत गोपुरमों की उपस्थित किस मंदिर की स्थापत्य शैली की एक परिभाषित विशेषता है। तो देखिए दक्षिण भारत या द्रविड़ स्थापत्य शैली के मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता की बात करें तो उनके विशाल अलंकृत और भव्य प्रवेश द्वार होते हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। और नागर शैली यानी उत्तर भारत में गोपुरम की जगह ऊंचे शिखरों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्तृत गोपुरम की उपस्थिति किस मंदिर के स्थापत्य शैली को परिभाषित करता है, यानी एक परिभाषित विशेषता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल डिसीजुअस वनों की विशेषता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो सागौन है और साल भर के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं उनके सबसे प्रमुख व्यावसायिक वृक्ष हैं। और ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मध्यम वर्षा होती है और वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देवदार और फर पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सागौन, जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान ने, इनका पूरा नाम जो है वह क्या है, रजिया सुल्तान है, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो उन्होंने तुर्की शासकों द्वारा सत्ता में बेदखल किए जाने से पहले किन वर्षों के दौरान दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो देखिए जो रजिया सुल्तान थी वह दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। उन्होंने अपने पिता इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया, जिसके बाद रूढ़िवादी तुर्की अमीरों के षड्यंत्रों के कारण उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। तो यहाँ पर 1236 से 1240 आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्यों में प्रोटीन के पूर्ण पाचन से किन पदार्थों का निर्माण होता है। तो देखिए प्रोटीन का जो अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है, जहां एंजाइमों की क्रिया द्वारा वे अपने सबसे सरल और अवशोषणीय रूप में एमिनो अम्ल को पूरी तरह टूट जाते हैं, यानी एमिनो अम्ल में पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर उसी का निर्माण होता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 नंबर में पूछा गया है कि मृदा का कौन सा प्रकार जो आर्द्रता धारण के लिए जाना जाता है और कपास कृषि के लिए आदर्श है, यानी कहा जाए तो कपास की उपज उस मिट्टी में ज़्यादा होती है। तो कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें महीन मृत्तिका के कारण जो है नमी को लंबे समय तक रोक कर रखने की उत्कृष्ट क्षमता होती है। तो यहाँ पर काली मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस संगीत शैली को औपचारिक और दिव्य माना जाता है। तो प्राचीन शास्त्रों और संगीत परंपराओं में गंधर्व संगीत को अत्यंत पवित्र, औपचारिक और देवताओं को प्रसन्न करने वाली एक दिव्य विधा माना जाता है, जिसमें समवेद के गायन और प्राचीन नाट्यशास्त्र में इसका गहरा उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर गंधर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 32 नंबर में 33 में पूछा गया है कि जब किसी किताब को मेज की सतह पर धकेला जाता है तो किस प्रकार के घर्षण मुख्य रूप से उसकी गति का विरोध करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई मेज है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई बुक रखी हुई है, किताब रखी हुई है, लेकिन हम इस पर इधर से फोर्स लगा रहे हैं। तो जब इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर की ओर खिसकेगी ये बुक। तो अगर ये अपना स्थान चेंज कर रही है, जैसे मान लीजिए इतना ये आगे बढ़ गई, तो इसमें ये जो है टेबल अपना एक अलग से फोर्स लगाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो बल लग रहे हैं ना, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और दूसरा ये हम जो है प्रयास कर रहे हैं इधर से, तो दो बल लग रहे हैं, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जब दो ठोस सतहें आपस में संपर्क में रहकर एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं या फिसलती हैं तो उनके बीच स्लाइडिंग घर्षण, सर्पी घर्षण काम करता है, जो गति की विपरीत दिशा में लगकर उसका विरोध करता है। क्योंकि जो टेबल थी ना, वो टेबल रुकने का प्रयास करेगी और ये जो बुक है ये आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है और ये टेबल पर किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए ये स्लाइडिंग हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक प्रकार से इधर की ओर फोर्स दे रही है और इधर तो हम फोर्स लगा ही रहे हैं, तो ये स्लाइडिंग घर्षण के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर स्लाइडिंग घर्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रोलिंग में क्या है, रोलिंग में कोई रोलर घूमता हुआ आगे जा रहा है तो वो रोकने के प्रयास कर रही है। और फ्लूइड में जैसे आपका फ्लूइड फ्रिक्शन वाला जो हो जाएगा, ये आपका ऑयलीनेस के अंतर्गत आ जाता है, मतलब तेल से संबंधित होता है तो उसमें लगता है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में फराजी आंदोलन से जुड़ा था। तो देखिए जो फराजी आंदोलन है उसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल में की थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र दादू मियाँ मोहम्मद मुहसिन ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उन्होंने इसे अत्यंत लोकप्रिय बनाया और जमींदारों व अंग्रेज़ों के खिलाफ किसानों को संगठित किया। तो यहाँ पर दादू मियाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक मध्यकालीन काल के निम्नलिखित राजाओं में से किसने गंगईकोड़ा की उपाधि धारण की। तो देखिए चोल वंश जो थे उनके प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत, जिसको गंगा घाटी के राजाओं पर अपनी सफल सैन्य विजय के उपलक्ष्य में गंगईकोड़ा, गंगा को जीतने वाले की उपाधि धारण की थी और अपनी नई राजधानी का नाम गंगईकोड़ा चौलपुरम जो है रखा था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 36 का कि विंडोज के आधुनिक संस्करणों में स्टॉक मैनेजर का कौन सा टैब उपयोगकर्ताओं को अलग अलग एप्लीकेशन के लिए रियल टाइम ग्राफिक्स के उपयोग को मॉनिटर करने की सुविधा देता है। तो देखिए जो विंडोज़ टास्क मैनेजर का परफॉर्मेंस होता है वह टैब सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, वाईफाई के साथ साथ अपने ग्राफिक्स कार्ड, जीपीयू के कुल और रियल टाइम उपयोग यूटिलाइजेशन का विस्तृत ग्राफ और डाटा दिखाता है। हालांकि प्रोसेस टैब व्यक्तिगत ऐप्स का इस्तेमाल करता है, पर समग्र ग्राफिकल मॉनिटरिंग और हार्डवेयर स्टेटस परफॉर्मेंस टैब में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डॉट डॉट हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन देश के शासन में इन्हें मौलिक माना गया है और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा
यानी यहाँ पर जो है अवाद योग्य है लेकिन शासन के मौलिक में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा प्रमुख योगदान दिया था। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि सन 1928 में लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। इस दौरान ब्रिटिश पुलिस द्वारा किए गए क्रूर लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया था। तो बारडोली का नेतृत्व सरदार पटेल ने और नमक मार्च का गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पर जो है किसका, साइमन कमीशन के खिलाफ जो है लाला लाजपत राय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व करना, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में बोला गया है कि अक्टूबर 2025 में भारत की सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव्स यानी SAE का आधिकारिक शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है। तो भारत में विभिन्न पेशेवर संघों और संस्थागत नेतृत्व का एक मंच पर लाने के उद्देश्य से गठित सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव्स का आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में कृषि बागवानी जिन्सों यानी एग्री हिस्टोरिकल्चर कमोडिटीज की कीमतों को विनियमित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी PSF की स्थापना की थी। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि कृषि और बागवानी उत्पाद जैसे इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, प्याज, आलू, दाल, ये सब इनकी कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने और उपभोक्ताओं को यानी खरीदने वालों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष, जिसको प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड PSF के नाम से जाना जाता है, तो इसकी स्थापना को मंजूरी दी थी। तो कब, 14-15 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।